हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यथार्थ हॉस्पिटल के क्वार्टर फोर को कवर करेंगे। हालांकि कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आए थे तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था एंड आई वाज वेटिंग फॉर कि कौन कॉल आ जाए तो एक बार सारा सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कौन कॉल के साथ में कि मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है, किस तरह की ग्रोथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरीके से एक्सपेंशन की प्लानिंग चल रही है, गवर्नमेंट के जो इनके रेवेन्यू में मिक्स हैं, रिसीवेबल डेज जो बढ़े हुए हैं, उन सभी चीज़ों का आंसर जो है वो आपको कॉन कॉल में मिल जाता है। इनकम टैक्स के जो इशू चल रहा है उसके बारे में कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बोला है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंपनी के हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस एंड फुल ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आप देखेंगे 231 करोड़ रुपए रहे हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 177 करोड़ रुपए थे। कंपनी के क्वार्टर वन एंड क्वार्टर फोर, कंपनी के क्या पूरे हॉस्पिटल सेक्टर की अगर हम बात करें, देखिए हर एक बिजनेस जो है अलग अलग होता है। और जैसा कि जब मैंने वी टू रिटेल के नंबर्स को डिस्कस किया था तो वहाँ पे किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि क्वार्टर थ्री के कंपैरिजन में रेवेन्यू में डिक्लाइन है एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी डाउनफॉल है। तो बिज़नेस को, हर एक बिज़नेस का नेचर अलग होता है। काफ़ी सारे बिज़नेस जो हैं वो सीजनल होते हैं, साइक्लिक होते हैं। जैसे कि अगर हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे क्वार्टर वन और क्वार्टर फोर जनरली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि यही दो सेशन होते हैं जहाँ पे आईपीडी का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ आती है, प्रॉफिटेबिलिटी आती है। एंड रिटेल कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे क्वार्टर थ्री के नंबर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और एमंग ऑल द फोर क्वार्टर्स, क्योंकि वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, मैरिजेस वगैरह होती है, तो सेल्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्वार्टर फोर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग होता है कंपनी का, और आप देख सकते हैं कि उस स्ट्रांग क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% की ग्रोथ, एक हायर बेस के साथ भी 30% की ग्रोथ से यथार्थ ने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो 26% से घट के 24% हो गए हैं। तो इसका आंसर भी आपको कॉन कॉल में मिलेगा। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है, क्योंकि काफ़ी सारे नए एक्विजिशन किए हैं, जैसे कि दिल्ली के मॉडल टाउन में नया हॉस्पिटल खोला उन्होंने, उसके बाद ग्रेटर फरीदाबाद में नए हॉस्पिटल आए। ठीक है, फरीदाबाद वाला भी हॉस्पिटल ऑपरेशनल हुआ। तो नया हॉस्पिटल जब सेटअप किया जाता है तो उसमें अपफ्रंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है। स्टाफ को जो है तो अपॉइंट किए करना होता है, डॉक्टर नर्सेज की सैलरी देनी होती है, मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट लगाने होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। रूम में एसी वगैरह लगाना, सारा हॉस्पिटल बढ़िया फर्निश करना, इन सारी चीज़ों में अपफ्रंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। एंड इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो सारे के सारे कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। दैट इज़ वाई मार्जिन में एक डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन के भी कॉस्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एज सच प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। सिर्फ 1% से प्रॉफिट वाई ओ वाई बेसिस पर ग्रो किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू 6% से ग्रो किए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि क्वार्टर फोर एंड क्वार्टर वन स्ट्रांग होते हैं, तो डेफिनेटली क्वार्टर फोर क्वार्टर थ्री से बेटर होता है। और क्वार्टर फोर में क्वार्टर थ्री से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पैट भी देखेंगे आप तो 27% से ग्रो किया है। एनीवेज फुल ईयर बेसिस पर देखा जाए तो रेवेन्यू में 31% की ग्रोथ हुई है। मार्जिन की बात करें तो 26.8 से घट करके 25% हुए हैं। और अगर पैट की बात करें तो पैट में लगभग 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। 114 करोड़ से बढ़ करके 130 करोड़ रुपए की कंपनी के नेट प्रॉफिट फुल ईयर बेसिस पर रहे हैं। ऑल दो मार्जिन को लेकर के कंपनी का ये भी कहना है इस कॉन कॉल में कि अगर ये अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगी होती, एक्सपेंस नहीं बढ़ रहे होते, तो यहाँ पे मार्जिन हो सकता है कि बेटर होते, नियर अबाउट 26-27% होते। तो कंपनी क्योंकि कैपेक्स कर रही है, ग्रोथ के पाथ पर है, तो शॉर्ट टर्म में जो है तो थोड़े से पेन होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन मिलता है। इसके अलावा कुछ अदर पैरामीटर्स की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू पर बेड अगर आप देखेंगे तो वो 8% से बढ़ा है। और इसके अलावा कैश कन्वर्जन रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 68% का है। बेड कैपेसिटी हालांकि यहाँ पे 2300 बताई गई है, लेकिन फिलहाल 1600 की बेड कैपेसिटी है। मई मंथ में 700 और बेड कैपेसिटी ऐड होगी, दिल्ली एंड ग्रेटर फरीदाबाद वाली। तो टोटल मिला करके ये जो हो जाएगी नियर अबाउट 2300 बेड की कैपेसिटी होगी।
क्वार्टर फोर में अगर एवरेज रेवेन्यू पर बेड देखा जाए तो 31,000 के ऊपर है, विच इज़ रियली गुड। और यथार्थ अभी काफ़ी पीछे है। अगर हम मैक्स वगैरह की बात करें तो वहाँ नियर अबाउट 78,000 एवरेज रेवेन्यू पर बेड रहता है। और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो कि यथार्थ से काफ़ी आगे हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 40 के ऊपर काफ़ी सारे हॉस्पिटल के आपको एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड मिल जाएंगे। तो स्कोप है आगे बढ़ने का। और क्योंकि दिल्ली में लिए हैं, आगे हम कॉन कॉल में बात करेंगे उसके बारे में। थोड़ा सा पहले नंबर्स को देख लेते हैं। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली है, 61% ऑक्यूपेंसी क्वार्टर फोर में रहा है। वॉल्यूम्स में देखा जाए तो आईपीडी और ओपीडी के वॉल्यूम में बहुत बढ़िया ग्रोथ है। इसके अलावा हॉस्पिटल के अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो बहुत बढ़िया डाइवर्सिफाई करने की कोशिश किया है। एक समय पर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इनका रेवेन्यू हुआ करता था, लेकिन FY25 में देखेंगे तो बढ़िया डाइवर्सिफाई किए हैं। और सुपर स्पेशलिटी के पाथ पर बहुत बढ़िया तरीके से ये हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है। यथार्थ हॉस्पिटल के अगर हम अलग अलग जो हॉस्पिटल चेन्स है उनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड देखें तो फॉर एग्जांपल के लिए ग्रेटर नोएडा में अगर आप देखेंगे तो 34,000 के अराउंड है। नोएडा की बात करें तो यहाँ पे 29,000 का चल रहा है। और नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पर 38,000 का है। हालांकि दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल चेन्स हैं वहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है कि हर साल यहाँ पे लगभग 10% से ARPO भी बढ़ सकता है। झांसी एंड ओरछा की बात करें तो ये छोटी सी सिटी में है तो यहाँ पर ARPO भी उतना बढ़िया नहीं है। एंड ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें तो ग्रेट स्टार्ट, मतलब 10 मंथ हुए हैं इस हॉस्पिटल को ऑपरेशनल हुए। और चूँकि स्टार्टिंग में ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी 38% बढ़िया है। एंड ARPO भी बढ़िया है। स्टार्ट एक अच्छी स्टार्ट आप कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में हुई है। ओवरऑल पूरे हेल्थ केयर मार्केट की बात करें जो कि 10% आईपीडी एंड ओपीडी की अगर हम बात करें तो 10%। और लगभग आने वाले टाइम में अभी 10 से 12%, पास्ट में 10% से ग्रो किया है, लेकिन आने वाले टाइम में 10 से 12% में इंडिया का मार्केट ग्रो कर सकता है। व्हाट अबाउट द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि यथार्थ हॉस्पिटल मेजरली नॉर्थ इंडिया में है तो वहाँ पे 12 से 14% है। लेकिन कुछ 3-4 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर की थी जहाँ पे ये कहना था कि दिल्ली NCR रीजन की बात करें तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर ये 12 से 14% नॉर्थ इंडिया का है तो डेफिनेटली NCR की अगर बात करें तो यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ जो है 14% से भी ज़्यादा ग्रोथ आपको NCR रीजन में देखने को मिलेगी। एंड यथार्थ हॉस्पिटल ने जो नए एक्विजिशन किए हैं, 3 एक्विजिशन, तीनों की तीनों दिल्ली में किए हैं और ये उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। जैसे कि ग्रेटर फरीदाबाद में आपने देखा स्टार्ट ही ARPO भी उनका जो है तो नियरली 30,000 से है। एंड आगे भी जो 2 और एक्विजिशंस हैं उनका भी अभी जब ऑपरेशनल होंगे तो वहाँ पे भी बेटर ARPO भी आपको देखने को मिल सकता है। एक और नेगेटिव पॉइंट है, ROC 19% हो गए हैं घट करके, लेकिन ये टेम्परेरली हैं। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है टेम्परेरली डिप है, क्योंकि कैपेक्स चल रहा है, एक्विजिशन चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है ना, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयड है। ROC क्या है, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल ऑलरेडी एम्प्लॉय हो चुका है लेकिन वहाँ से अभी रिटर्न आना शुरू नहीं हुआ, दैट इज़ वाई यहाँ पे डिप हुआ है। एंड मेच्योर होने में किसी भी हॉस्पिटल को जो है तो लगभग 12 से 18 महीने का टाइम लगता है। एंड 2-3 साल बाद एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ROC, हालांकि कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने कहा है कि वापस अपने लेवल को टच कर जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ऑक्यूपेंसी में इस बार बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है फुल ईयर बेसिस पर। और अब हम आ जाते हैं कॉन कॉल पे। कॉन कॉल में क्या क्या डिस्कशन हुआ है, कुछ कुछ माइलस्टोन्स बताए हैं, जैसे कि कार्टी सेल थेरेपी। ये एक तरीके से कैंसर के ट्रीटमेंट का मतलब एक तरीका होता है, एक थेरेपी है। तो नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल बिकम द फर्स्ट इन द रीजन, तो ये एक इनका अपने आप में एक माइलस्टोन है। इसके अलावा कुछ इन्होंने केसेस बताए हैं, जैसे एक 3 साल के बच्चे को, इसका नाम पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में क्या है। इसका मीनिंग बता देता हूँ, ब्रेन में एक ट्यूमर हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हालांकि ये मतलब कैंसरस ट्यूमर नहीं होता है, बट स्टिल हाई रिस्क सर्जरी थी। और ये सब माइलस्टोन कुछ उस तरीके से हैं जैसे कोई भी कंपनी बताती है हमें ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जनरली हॉस्पिटल वगैरह इन सब का जो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिक करती है। पब्लिक जब करती है तब सुनने के बाद दूसरी पब्लिक में ट्रस्ट आता है। तो ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स अगर सर्जरी कंपनी मतलब हॉस्पिटल अगर करती है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट जो है पब्लिक खुद करेगी और कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल को बेनिफिट करेगा।
इसके अलावा फाइनेंशियल मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो आईपीडी के वॉल्यूम में 41% की ग्रोथ वाईओवाई बेसिस क्वार्टर 4 में देखने को मिली है, क्योंकि देखिए बेड की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, रैंप अप हो रहा है, तो ये सब वॉल्यूम में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बस फ़र्क कहाँ आ जा रहा है, मार्जिन में और प्रॉफिटेबिलिटी में, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न का मैटर है। अदरवाइज जब सारे हॉस्पिटल मैच्योर हो जाएंगे तो हॉस्पिटल, देखिए मेरे हिसाब से इंडिया में हॉस्पिटल, आईटी और एक रिटेल, ये 3 बिजनेस ऐसे हैं ना जहाँ पे मतलब प्रॉफिट करना कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत आसानी से आ जाती है, क्योंकि इन तीनों का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है इंडिया में। इसके बाद ये एआरपीओबी वगैरह की बात ऑलरेडी हो चुकी है। एंड एबिटा मार्जिन, जैसा कि मैंने कहा, मैनेजमेंट ने कहा है कि एबिटा मार्जिन 26 से 27% के रेंज में होता अगर ये कैपेक्स नहीं कर रहे होते। तो एक्विजिशन वगैरह करने की वजह से अपफ्रंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो है तो काफ़ी बढ़िया इंप्रूव हुई है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड आरओसी के बारे में भी ऑलरेडी बात हो चुकी है। ग्रेटर फरीदाबाद एंड दिल्ली वाले अगर हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि 3 नए एक्विजिशन किए गए थे, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद एंड दिल्ली का मॉडल टाउन, जिसमें से ग्रेटर फरीदाबाद ने जो है 10 मंथ में ही ब्रेक इवन एबिट्टा जनरेट किया है। ब्रेक इवन एबिट्टा क्या होता है कि कोई भी हॉस्पिटल होता है जिसमें उसको स्टार्ट करने के लिए एक कॉस्ट लगती है, मतलब पुश करने के लिए ना, एक तरीके से जैसे हॉस्पिटल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एसी वगैरह सारे रूम्स को फर्निश करना, स्टाफ का खर्चा वगैरह, डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट करना, उनकी सैलरी देना, ये सब अपफ्रंट कॉस्ट होते हैं। और वो सारे कॉस्ट की रिकवरी करने में जनरली 12 से 18 मंथ का टाइम लगता है, लेकिन ग्रेटर फरीदाबाद वाले केस में 10 मंथ में ही ब्रेक इवन एबिट्टा हॉस्पिटल ने अचीव किया है इन 10 मंथ। अब उसके बाद फरीदाबाद और दिल्ली वाला जो हॉस्पिटल है वो मई मिड से या जो है तो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा Q2 FY26 में, तो ये बढ़िया से रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर देगा। और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में फरीदाबाद दिल्ली वाले हॉस्पिटल जो हैं थोड़ा सा लॉस में हो सकते हैं, एंड 12 से 15 महीने लगेगा उनका ऑपरेशनल ब्रेक इवन लाने में। तो ग्रेटर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल ने बहुत बढ़िया काम किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 मंथ में ही ब्रेक इवन लाया है। एंड हो सकता है, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एनसीआर रीजन में, जैसे कि मैंने वो एक रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, काफ़ी अच्छी डिमांड है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये भी हो सकता है विद इन 10 मंथ ये हॉस्पिटल भी जो है ब्रेक इवन में आ जाए। इसके अलावा कंपनी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी कर रही है, लाइक ग्रेटर नोएडा में 200 बेड और ऐड किए जाएंगे, नोएडा एक्सटेंशन में भी 250 बेड और ऐड किए जाएंगे। ये सारी बेड कैपेसिटी ऐड होने के बाद जो है एक तरीके से रेवेन्यू में बढ़िया ग्रोथ दिखाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। हॉस्पिटल का सेक्टर है, उसमें उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक्विजिशन की बात आई तो मैनेजमेंट का कहना है कि हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में भी एक एक्विजिशन मैनेजमेंट करे, लेकिन ये कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट नहीं था। उन्होंने कहा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, देखते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो एक्विजिशन करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में ही करेंगे, दिल्ली, यूपी, हरियाणा या फिर पोटेंशियली नियर बाई स्टेट्स लाइक पंजाब, राजस्थान, बिहार। तो मतलब नॉर्थ इंडिया में ही उनका एक्विजिशन होगा अगर उन्होंने किया तो। हॉस्पिटल का पूरा फोकस जो है सुपर स्पेशलिटी कंट्रीब्यूशन में है, वो एक जेनरिक स्पेसिफिक नहीं रहना चाहते हैं। और सुपर स्पेशलिटी में क्या होता है कि मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं, और हालांकि यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि लगभग 60 से 70% हर हॉस्पिटल जो है सुपर स्पेशलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक बहुत बढ़िया बात है ये। इसके अलावा गवर्नमेंट मिक्स की अगर हम बात करें तो नियरली FY25 की बात करें 37% बिजनेस अभी भी गवर्नमेंट से आ रहा है। इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये किया है कि वो अब जो नए हॉस्पिटल हैं उनका गवर्नमेंट मिक्स लोअर कर रहा है, लाइक फरीदाबाद, दिल्ली एंड ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें तो वहाँ पे 20% से ज़्यादा ये गवर्नमेंट मिक्स नहीं रखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे इनके रिसीवेबल डेज भी कम होंगे एंड बेटर प्रॉफिटेबिलिटी भी इनको मिलेगी। इसके अलावा मैनेजमेंट जो है अदर कंट्रीज़ में अपने आउटरीच को एक्सपेंड कर रहे हैं, लाइक उज्बेकिस्तान, मॉरिशस, तंजानिया, केन्या। तो उससे क्या होगा कि ये एडवर्टाइजमेंट आउटरीच कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वहाँ पर फॉरेन में कि यथार्थ एक हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। तो फॉरेन से भी अगर पेशेंट आएंगे तो फॉरेन
के पेशेंट के क्या होते हैं कि चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे बेटर मार्जिन कंपनी इंजॉय करती है। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा अगर मैं हॉस्पिटल की जगह कंपनी बोल रहा हूँ, ठीक है, अब है एक ही चीज़, क्योंकि वो चला तो कंपनी ही रहे हैं, है हॉस्पिटल, बट ठीक है वो, क्योंकि सारी कॉल में मैं जनरली कंपनी कंपनी बोलता हूँ, तो यहाँ पे हॉस्पिटल में कंपनी बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। इनकम टैक्स मैटर, हालांकि इसको बहुत बड़ा इशू बनाया गया था, मैं जनरली इसको बहुत बड़ा इशू नहीं मानता हूं, और बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसा हुआ है जो कि रेड की अगर मैं बात करूं तो कौन सी कंपनी है जिसमें ये रेड नहीं हुई है, चाहे आप डिक्सन की बात कर लो, एस्ट्रल की बात कर लो, पॉलीकैब की बात कर लो, ठीक है, हर जगह होती है। जब जब रेड होती है तो 10 से 12% स्टॉक गिरते हैं, और वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी लगती है। हालांकि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इनका ये कहना है कि नियरली 1.2 करोड़ जो है इनकी एक सब्सिडरी है उसने डिपॉजिट किया है, एंड ये एडिशनल टैक्स डिपॉजिट किया है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर। तो हो सकता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई है जिसकी वजह से यहाँ पे एडिशनल पेमेंट किया गया है, बट स्टिल दे आर होपिंग कि ये मैटर बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। और इससे, हालांकि यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि कोई भी नो मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप फाइनेंशियल्स, इससे कोई भी खास यहाँ पे, क्योंकि 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिस तरीके से कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, तो उससे कोई बहुत बड़ा मटेरियल इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नहीं पड़ेगा। कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर के इन्होंने वीडियो इंडिया को जो है तो रिटन कंसेंट रिसीव किया है, और यहाँ पर वीडियो इंडिया जो है तो एक एडवाइजरी कमेटी है, मतलब एक तरीके से जो कि अकाउंटिंग एडवाइजरी प्रोवाइड कराती है, और उसके लिए इन्होंने, इनका जो एक इंटरनल ऑडिटर है डेलाइट, उसको ये कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि लोग, मतलब देखिए, यहाँ पे यथार्थ जो है ये अभी अभी मार्केट में एंटर किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एज पर द एनालिस्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? एनालिस्ट ने सवाल किया कि आपका गवर्नमेंट मिक्स बहुत ज़्यादा है, रिसीवेबल डेज बहुत ज़्यादा हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो यथार्थ ने क्या किया, ठीक है हम गवर्नमेंट मिक्स को कम करेंगे, अपने नए हॉस्पिटल है वहाँ पे सिर्फ 20% गवर्नमेंट मिक्स रखने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक फीडबैक मिलता है एनालिस्ट से, उसके बाद ये सारी चीज़ें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है हम वीडियो इंडिया, मतलब ये सारी चीज़ें डेलाइट इंटरनल ऑडिटर रखेंगे, ताकि अगर किसी को लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है तो वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कर रहा है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ताकि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट कंपनी में बना रहे। रिसीवेबल डेज के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, किस तरीके से इनका प्लान है रिसीवेबल डेज को कम करने का। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू एबिटा की बात करें तो वो कन्वर्जन नियरली 70% के अराउंड है, दैट इज़ रियली गुड। कैपेक्स की भी ऑलरेडी बात हो चुकी है, FY25 में लगभग 300 करोड़ का कैपेक्स था, और नियरली 300 करोड़ का ही सिमिलर कैपेक्स जो है आगे भी प्लान्ड है फॉर FY26 एंड 27, जिसमें ये जो है तो कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह लेंगे, यहाँ पे जैसे नए बेड्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, कैपेसिटी एडिशन होगा ब्राउन फील्ड में, तो इन सारी चीज़ों के लिए कंपनी यहाँ पर कैपेक्स कर रही है। इसके अलावा जो नए हॉस्पिटल स्टार्ट होने वाले हैं दिल्ली एंड फरीदाबाद वाले, तो वहाँ पे इनका कहना है कि एक्सपेक्टेड है कि ARPO भी 35,000 के आसपास होगा। एंड उसके अलावा मार्जिन की बात करें तो इनका ये कहना है कि जो 24.6 का है इसमें प्लस माइनस 0.5% कर लीजिए, यही मार्जिन जो है आपका FY26 एंड 27 के लिए रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली और फरीदाबाद के हॉस्पिटल स्टार्टिंग में जो है तो वो लॉस में रहेंगे, दैट इज़ वाई मार्जिन में आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाइडेंस की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में गाइडेंस कुछ भी कंपनी ने नहीं दिया है, पहले भी कंपनी ने नहीं दिया था, और मैनेजमेंट जो है जनरली यही बोलता है कि परफॉर्म करेंगे, बढ़िया परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जहां तक मैनेजमेंट का जो मतलब आइडियोलॉजी मुझे समझ में आती है, उनका यही है कि रेवेन्यू जो है नियरली 25 से 30% की ग्रोथ का वो आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है मार्जिन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन ना होने पाए, और जो भी उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें IPD में वॉल्यूम का ग्रोथ, इनका एक्सपेंशन, दोनों यानी कि वैल्यू एंड वॉल्यूम दोनों ही ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे इनके रेवेन्यू में। और ओवरऑल अगर बात करें तो ग्रोथ बढ़िया है, रेवेन्यू में बढ़िया ग्रोथ है। वैल्यूएशन की बात करें 38 का P है, एंड अभी भी मतलब अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पीयर्स की बात करें तो।
और कॉनकॉल का जो आउटलुक है वो मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, बढ़िया ग्रोथ के ट्रैक पर अभी भी कंपनी है एंड होल्डिंग द स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो। ये एक डिस्क्लेमर भी देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाई और सेल रिकमेंडेशन। अगर आप कोई भी बाई या सेल करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें या फिर अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। बाकी अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।